नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही होगी। बच्चों, हम लोगों ने अभी पिछली कक्षा में जाबिर हुसैन द्वारा लिखित पाठ सांवले सपनों की याद हम पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे और हमने इस पर बातचीत भी की थी कि सांवले सपने मतलब क्या। वे सपने जो हमें उदास करते हैं, वे सपने जो हमें रुलाते हैं, वे सपने जो किसी की याद में आते हैं, वे सपने सांवले सपने होते हैं। उन्हें हम रंगीन सपने नहीं कह सकते। बच्चों, हम पिछली कक्षा में ये देखे थे कि सालिम अली एक बहुत बड़े पक्षी वैज्ञानिक हैं और उनकी मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें लेकर उनकी अंतिम यात्रा में जा रहे हैं। बहुत लोगों का हुजूम है और आगे आगे सालिम अली का पार्थिव शरीर है। लोग रो रहे हैं और लोग ये चाहते हैं कि अपनी सांसें और अपने दिलों की धड़कन उन्हें देकर दोबारा जीवित कर दिया जाए, लेकिन ये संभव नहीं है। और जो उनके प्रशंसक हैं वो उनके मरने पर विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं और अपनी छाती पीटते हुए शमशान की तरफ जा रहे हैं। तो बच्चों, हमने ये जानने की कोशिश की कि सालिम अली आखिर हैं कौन और सालिम अली को प्यार करने वाले लोग इतनी बड़ी संख्या में कैसे हुए, और जाबिर हुसैन जैसा लेखक सालिम अली को अपना इतना अच्छा दोस्त मानते हैं, तो आखिर सालिम अली हैं कौन। तो हमने जानने की कोशिश की। तो जाबिर हुसैन स्वयं बताते हैं कि जिस तरह वृंदावन की गलियां श्री कृष्ण की मौजूदगी से खाली नहीं हो सकती, उसी तरह जब हम प्रकृति की बात करेंगे तो बिना सालिम अली की बात किए हमारी बात पूरी नहीं हो सकती। तो इस तरह की बातें सालिम अली के साथ जुड़ी हुई हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि अगर हम प्रकृति की बात करें तो सालिम अली का नाम लिए बिना या सालिम अली का उल्लेख किए बिना शायद हमारी वह बातचीत पूरी नहीं होगी। बच्चों, तो कल जब हम बातचीत कर रहे थे तो हमने 2-3 बातों से अपनी बात शुरू की थी। पहली तो ये कि जब हमने जाबिर हुसैन साहब का जीवन परिचय पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि हुसैन साहब जो हैं वो एक बहुत बड़े राजनयिक भी हैं और हिंदी, अंग्रेज़ी और उर्दू तीनों ही भाषाओं पर उनका समान अधिकार है और तीनों ही भाषाओं में वो ज़बरदस्त लेखन करते हैं। वे अंग्रेज़ी के प्राध्यापक थे, लेकिन उसके बाद फिर राजनीति में सक्रिय हुए, बिहार विधान परिषद के सभापति भी रहे और डायरी शैलियाँ उनकी बहुत चर्चित रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि डायरी क्या है। हमने कल बातचीत की थी कि जिनमें हम अपने दैनिक अनुभवों को दर्ज करते हैं, ऐसा पन्ना जिस पर हम, या ऐसी कॉपी जिसमें हम अपने दैनिक अनुभवों को दर्ज करते हैं, लिखते हैं। आज हमारे साथ क्या क्या हुआ, जब हम लिखते हैं तो उसे हम डायरी कहते हैं। बच्चों, तो जाबिर हुसैन साहब ने डायरी को एक नया रूप दिया। जाबिर हुसैन साहब की डायरी सामान्य डायरी नहीं है। उसमें जिसके भी बारे में लिखते हैं बहुत ही आत्मीयता से लिखते हैं, सच लिखते हैं, सच्चाई के बहुत नज़दीक होते हैं। बच्चों, अगर डायरी में सच्चाई नहीं रहेगी तो फिर वह जो डायरी है जिसने उसे लिखा है वह उसके जीवन पर प्रकाश वह डायरी कैसे डालेगी, जबकि हमने डायरी में कुछ सच्ची बात लिखी ही नहीं है। डायरी तब पढ़ी जाती है जब वह आदमी नहीं होता है, फिर उसने उन डायरियों में क्या दर्ज किया है उसे हम जानने की कोशिश करते हैं और तब हम उस आदमी के पूरे व्यक्तित्व के बारे में समझते हैं, या फिर उस आदमी ने जिसके बारे में लिखा है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो ये जो डायरी शैली है, इसे जाबिर हुसैन साहब ने बहुत ही बुलंदियों पर पहुंचाया और इनकी भाषा बड़ी खूबसूरत है। बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल है, बहुत ही प्रवाह है भाषा में, लगता है जैसे हम कोई कविता पढ़ रहे हैं। इतनी खूबसूरत भाषा है जाबिर हुसैन की। फिर हमने बात की थी कि जाबिर हुसैन साहब की लेखनी का विषय वस्तु क्या है, किस विषय पर वो लिखते हैं। तो हमने बातचीत की थी कि आम लोगों का जो दुख दर्द है उसके बारे में तो लिखते ही हैं, भारतीय मध्यम वर्ग का जो द्वंद्व है उसके बारे में लिखते हैं, फिर जो विशेष लोग हैं जिनका समाज में विशेष योगदान है उसके बारे में भी लिखते हैं। तो एक बहुत बड़ा आयाम है जाबिर हुसैन साहब का लिखने पढ़ने का।
इतने ज़बरदस्त लेखक हैं जाबिर हुसैन साहब। और ये जो पाठ है इसमें वो महान प्रकृति विज्ञानी, पक्षी विज्ञानी सालिम अली के बारे में बात करते हैं। उनके जीवन पर एक प्रकाश, एक रोशनी जैसा डालते हैं जिससे कि हम और आप सालिम अली को समझ सकें। तो बच्चों, कल हमने जहाँ तक छोड़ा था वहाँ तक हम एक बार याद कर लें। हमने देखा कि जाबिर हुसैन साहब कहते हैं कि सालिम अली की शव यात्रा निकली है, उसमें बहुत सारे लोग हैं। इसे इतना ही समझिए जितना मैं बता रहा हूँ। जाबिर हुसैन साहब कहते हैं कि सालिम अली की शव यात्रा निकली है, लोग उसमें जा रहे हैं और अपनी सांसें दे करके भी वो सालिम अली को जीवित करना चाहते हैं। लेकिन वे सालिम अली जो 100 वर्ष के होने ही वाले थे, कुछ ही दिन शेष थे कि उनकी मृत्यु हो गई, अब वो दोबारा नहीं लौट सकते। फिर वे कहते हैं कि जिस तरह वृंदावन की गलियां कृष्ण के जादू से खाली नहीं हो सकती, जैसे ही आप वृंदावन में जाएंगे तो आपको लगेगा कि कृष्ण यहाँ खेल रहे होंगे, कृष्ण इन गलियों से निकल रहे होंगे, कृष्ण इस कदम्ब के वृक्ष पर बैठकर बांसुरी बजा रहे होंगे, कृष्ण यमुना में नहा रहे होंगे, कृष्ण गोपियों के साथ खेल रहे होंगे। ये सारी बातें आपको वृंदावन में स्वयं ही याद आने लगेंगी। ठीक इसी तरह से जब आप प्रकृति की बात करते हैं, जब भी आप दुनिया की प्रकृति और दुनिया के पक्षियों के बारे में बात करते हैं तो सालिम अली याद आएंगे ही, क्योंकि सालिम अली का जिक्र किए बिना पक्षियों की दुनिया की बात अधूरी सी लगती है बच्चों। बहुत बड़ा नाम है सालिम अली का पक्षियों की दुनिया में। और हमने जो छोड़ा था वह अंतिम लाइन एक बार मैं फिर आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। सोचिए कि जो दूरबीन उनकी आंखों पर चढ़ी वह उनकी मौत के बाद ही उतरी। इसका मतलब ये नहीं है बच्चों कि सालिम अली जो है वो दिन रात दूरबीन लगाए उठते बैठते थे, सोते जागते थे, ऐसी बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि सालिम अली की जो दूरबीन है वह हमेशा उनके साथ रहती थी और हमेशा उस दूरबीन के साथ वह पक्षियों की खोज में लगे रहते थे और यह तलाश उनकी मृत्यु के साथ ही बंद हुई, ये कहने का मतलब है। तो यहाँ तक हम लोगों ने सालिम अली के बारे में बच्चों पढ़ लिया था। अब देखिए पृष्ठ क्रमांक 44 पहला, दूसरा, तीसरा पैराग्राफ में शुरू करने जा रहा हूं, क्योंकि इससे पहले तक हम पढ़ चुके थे। तो आप भी किताब लेकर के बैठे होंगे, मुझे उम्मीद है। साथ में एक पेंसिल भी ले लीजिए और एक हो सके तो एक कागज़ या एक रफ कॉपी लेकर के बैठा करिए। बच्चों, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि मैं आपको ये बताता हूं कि बच्चों यहाँ से प्रश्न आने वाला है, तो आप उसे फटाक से नोट कर लिया करिए, ठीक है। चलिए तो हम पढ़ते हैं। उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत के क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली ज़मीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। कितनी ज़बरदस्त पंक्तियां हैं। कहते हैं कि उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो पूरी दुनिया में। बर्ड वॉचर मतलब क्या? पक्षियों को देखने वाला। तो पक्षियों को कौन देखता है? जो पक्षियों से प्रेम करता हो, जो प्रकृति से प्रेम करता हो, है ना। उनके जैसा बर्ड वॉचर पूरी दुनिया में नहीं था। बहुत कम लोग हुए, D.H. लॉरेंस जैसे लोग हुए, वहां तक पहुंच चुके थे सालिम अली। फिर आगे कहते हैं कि एकांत के क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। एकांत के क्षणों में, तो एकांत के क्षणों में सालिम अली क्या करते होंगे? सोचते होंगे, कुछ ऐसी बातें सोचते होंगे जो प्रकृति से संबद्ध हो, कुछ ऐसी बातें सोचते होंगे जो पक्षियों से, चिड़ियों से संबद्ध हो, ऐसी बातें सोचते होंगे। कुछ सामान्य सी बात नहीं सोचते होंगे कि आज मुझे क्या खाना है, आज मुझे क्या पहनना है। ये सब तो उनके शब्दकोश में या वाक्य कोश में ये सारी बातें नहीं थीं। इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठे हुए थे। फिर आगे लिखते हैं जाबिर हुसैन की, दूर क्षितिज तक फैली ज़मीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। दूर क्षितिज तक, क्षितिज मतलब आप जानते हैं ना, जब आप कहीं मैदान में आप खड़े हो जाएं बच्चों, तो समझिएगा क्षितिज क्या है।
जब आप दूर किसी मैदान में देख रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि आकाश उस जमीन पर झुका हुआ है। तो जो वो एक पंक्ति दिखाई देती है, वो एक लाइन की तरह दिखता है ना, उस जगह को हम कहते हैं क्षितिज, और वो बहुत दूर होता है। तो कहते हैं कि सालिम अली की जो नज़रें हैं वह दूर क्षितिज पर गड़ी रहती थीं और प्रकृति को अपने प्रभाव में ले आती थीं। इतना जादू था उनकी नज़रों में कि वो प्रकृति को अपने प्रभाव में ले लेते थे। अब सवाल यह है कि प्रकृति इतनी विराट है, उसे कोई मनुष्य अपनी गिरफ्त में कैसे ले सकता है, अपने प्रभाव में कैसे ले सकता है? तो आप कहने का आशय तलाशिए कि क्या कहना चाहते हैं लेखक। लेखक ये कहना चाहते हैं कि सालिम अली का जो काम है वह इतना ज़बरदस्त है कि प्रकृति पर सीधे सीधे उसका असर दिखता है। भाई जाहिर सी बात है, यदि आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो प्रकृति पर उसका असर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? यदि आप 1000 पौधे लगा रहे हैं किसी उजाड़ और वीरान जगह पर तो उसका असर दिखेगा ना। तो वही बात कह रहे हैं लेखक कि सालिम अली की दूर दृष्टि जो है, दूर और खामोश देखने वाली जो नज़र है, उसमें जादू सा असर है और वे प्रकृति को अपने प्रभाव में लेके चले आते हैं। ये कहना चाहते हैं लेखक। और आगे क्या कहते हैं? कहते हैं कि सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। सालिम अली प्रकृति से प्रभावित नहीं होते थे, प्रकृति को अपने प्रभाव में ले आते थे। जैसा कि अभी मैंने पहले कहा आपको कि जैसे मान लीजिए कि हम किसी प्राकृतिक दृश्य को देखते हैं तो हम कहते हैं कि वाह वाह वाह, कितना अच्छा दृश्य है, कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा पहाड़ है, वाह वाह, कितनी अच्छी नदियां हैं, कितने अच्छे झरने हैं। हम प्रकृति के प्रभाव में आ जाते हैं। लेकिन सालिम अली प्रभाव में नहीं आते थे। वे हमेशा ये सोचते थे कि इस प्रकृति पर कैसे प्रभाव डाला जाए, मतलब कि इसे और अच्छा कैसे बनाया जाए। अगर वे जंगलों को देखते थे तो वो उसमें कमियां ढूंढते थे कि कहाँ कहीं क्या कमी रह गई है, उसे ठीक किया जाए। वे झरनों को देखते थे तो सोचते थे कि अरे इसका पानी कैसे और अच्छा हो जाएगा। वो पक्षियों को देखते थे तो वे सोचने लगते थे कि इनकी प्रजातियां और कैसे बढ़ जाएं। तो जो उनके काम थे बच्चों, वह प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के लिए थे। उनके काम का सीधा सीधा असर आपको प्रकृति पर दिखाई पड़ता है। लेखक ये कहना चाहते हैं। अब सोचिए कि जो आदमी प्रकृति से प्रभावित हुए बिना प्रकृति पर अपना प्रभाव डालता है, वह कितना प्रभावशील आदमी होगा। आप बस इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए। इतने जबरदस्त प्रभावशील व्यक्ति थे सालिम अली। तो यहां तक समझ में आ गया होगा बच्चों आप लोगों को। इसमें इतना ही मैं कहना चाह रहा हूं कि सालिम अली प्रकृति पर अपना प्रभाव डालते थे। उनकी नजरें जादू सा असर करती थीं। उनकी नजरें हमेशा कुछ खोजती रहती थीं, कुछ ढूंढती रहती थीं। हम जहां जाएंगे वहां हम ये कह देंगे वाह वाह कितना अच्छा, लेकिन वो ऐसा नहीं कहते थे। वो ये कहते थे अरे कुछ कमी रह गई है, और उसे वो ठीक करने के प्रयास में लगे रहते थे हमेशा। ठीक है, तो इस पैराग्राफ से हमें यही समझना चाहिए। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। यह उनके लिए प्रकृति में हर तरफ हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ हंसती खेलती एक रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। जब भी वे प्रकृति को देखते थे तो उनकी दो सवाल उठते हैं कि सालिम अली प्रकृति को कैसे देखते थे। सालिम अली प्रकृति को रहस्य भरे नजरों से देखते थे। ठीक है, पहली बात तो यह है सालिम अली के लिए प्रकृति कैसी थी। सालिम अली के लिए प्रकृति हंसती खेलती थी। क्या मतलब होता है सालिम अली के लिए प्रकृति का हंसता खेलता हुआ होना? देखिए क्या होता है कि सालिम अली प्रकृति को हमेशा मित्रवत देखते हैं, हमेशा प्रकृति से जुड़े रहना चाहते हैं, हंसते मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं प्रकृति को। कहीं पर अगर वो इससे अलग देखते हैं तो तुरंत उसे ठीक करने के लिए लग जाते हैं। जैसे कि उन्होंने साइलेंट वैली में देखा, पक्षियों पर रेगिस्तानी हवाओं का बहुत खतरनाक प्रभाव दिख रहा है,
तो उसे ठीक करने में लग गए। जहां कहीं भी उन्हें प्रकृति हंसती खेलती हुई नहीं दिखी, उसे ठीक करने के लिए लग गए। और यह काम उन्होंने बड़ी मेहनत से किया। यह दुनिया उन्होंने बहुत मेहनत से गढ़ी थी। आगे देखिए, मैं पढ़ता हूं। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से गढ़ी थी, अपने लिए गढ़ी थी, और इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई थी। और ये जो प्रकृति की दुनिया वो अपने आसपास गढ़ रहे थे और सारी दुनिया को बदलने का प्रयास कर रहे थे, उसमें जो उनकी जीवन साथी हैं तहमीना, उनकी पत्नी का नाम है, उन्होंने उनकी बहुत मदद की, बहुत मदद की। माने तहमीना हमेशा सालिम अली के साथ साए की तरह रहती थी। सालिम अली का कहीं जाना होता था, उनके लिए तैयारी करना, दिनों दिनों बाद सालिम अली लौटते थे, उनका इंतज़ार करना, है ना। सालिम अली को लिखना पढ़ना है, उसके लिए व्यवस्थाएं तैयार करना, ये सारी बातें, इन सभी बातों का जो ख्याल करने वाली थी वो उनकी पत्नी थी तहमीना। और मुझे नहीं लगता कि अगर तहमीना का सहयोग नहीं मिला होता तो सालिम इतने महान हो पाते। कहीं न कहीं सालिम की महानता में तहमीना का बहुत 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 योगदान है। तो ये तहमीना हैं कौन? तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थीं। दरअसल बच्चों, सालिम अली एक बहुत बड़े घर के लड़के थे। उनके पिता बहुत धनवान व्यक्ति थे, तो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ते थे। तो उनके स्कूल में तहमीना नाम की एक लड़की पढ़ती थी। बाद में उसी तहमीना से सालिम की शादी हो गई। तो स्कूल के दिनों के दोस्त थे सालिम और तहमीना। चलिए, अब मैं यहाँ तक तो आपको, मुझे उम्मीद है बच्चों की समझ में आया होगा। अब मैं अगला पैराग्राफ पढ़ता हूँ। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन के ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। कौन प्रधानमंत्री थे? चौधरी चरण सिंह। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी। इसे समझिए बच्चों। साइलेंट वैली है, एक जगह है दक्षिण भारत में, केरल राज्य में। केरल तमिलनाडु दोनों जहाँ सटते हैं उसी इलाके में है साइलेंट वैली। तो साइलेंट वैली नाम क्यों पड़ा? वैली किसे कहते हैं? पहाड़ के बीच की जो घाटियां होती हैं बच्चों, उन्हें वैली कहते हैं। तो जब सालिम अली इस वैली में गए तो देखे कि यहाँ पर जंगलों की जो सामान्य आवाज़ें होती हैं वह नहीं है। यह जंगल कुछ खामोश सा लगता है। तो सालिम अली को लगा कि ऐसा क्यों है? भाई जंगल है तो जंगल जैसी आवाज़ भी होनी चाहिए, पक्षियों की आवाज़ें आनी चाहिए, पशुओं की आवाज़ें आनी चाहिए, कीड़े मकोड़ों की आवाज़ें आनी चाहिए। जंगल की अपनी एक ध्वनि होती है, जंगल की अपनी एक आवाज़ होती है, वह क्यों नहीं है? सालिम ने, जैसा कि मैंने आपसे कहा ही कि सालिम को अगर कहीं कोई कमी महसूस होती थी तो तुरंत खोज में लग जाते थे, क्योंकि पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि सालिम के लिए प्रकृति हंसती खेलती हुई होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप? तो केरल की साइलेंट वैली को देखकर सालिम बहुत आश्चर्य में पड़ गए। तो उन्होंने बहुत शोध किया, इस पर रिसर्च किया, और उनके शोध का परिणाम ये रहा बच्चों कि उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि रेगिस्तान से आने वाली जो गर्म हवाएं हैं, जो रेगिस्तानी हवाएं हैं, उनका प्रभाव साइलेंट वैली में पड़ रहा है। और इस हवा के प्रभाव से वहाँ के पक्षी साइलेंट वैली को छोड़ रहे हैं और वहाँ से पलायन कर रहे हैं, और नहीं पलायन कर रहे हैं तो उनकी मौत हो रही है या फिर उनका परिवार ख़त्म हो रहा है। बहुत सारे पक्षी जो हैं वो इस बदलाव की भेंट चढ़ गए। तो जब सालिम अली का अध्ययन यह नतीजा लेकर सामने आया तो सालिम अली स्वयं हैरान रह गए। तो
तो अब किया क्या जाए? तो उन्होंने जो उस समय के प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी चरण सिंह जी बहुत बड़े पर्यावरणविद थे। पर्यावरण के प्रति उनका लगाव बहुत असीमित था। स्वयं बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़े जनप्रतिनिधि थे और पर्यावरण के बारे में उनका प्रेम बहुत अद्वितीय था। इसके पीछे एक कारण था कि चौधरी साहब स्वयं ही किसान परिवार से आते थे। तो चौधरी साहब ये जानते थे कि प्रकृति क्या होती है, पर्यावरण क्या होता है, धरती पर पड़ने वाली पानी की एक बूंद जो होती है उसकी महक क्या होती है। किसान जब पहली बारिश को देखता है तो उसका दिल कितना खुश होता है, इसे चौधरी चरण सिंह से ज़्यादा और कौन समझ सकता था। तो सालिम अली जब चौधरी चरण सिंह जी से मिलने गए तो उन्होंने चरण सिंह जी को ये बताया कि देखिए प्रधानमंत्री जी, साइलेंट वैली में केरल की जो रेगिस्तानी हवाएं आती हैं उनसे साइलेंट वैली के पक्षियों का बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। और जब चरण सिंह जी ने इस बात को सुना तो वो बड़े भावुक हो गए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा कि आज तक मुझे ये बात किसी ने नहीं बताई थी। देखिए ना, मैं पढ़ रहा हूं, आप सुने। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा उसने उनकी आंखें नम कर दी। रो पड़े चौधरी साहब कि इतनी ज़बरदस्त बात, इतनी ख़तरनाक बात मुझे आज तक किसी ने नहीं बताई। तो अब चौधरी जी ने क्या किया, क्या नहीं किया, चौधरी जी ने साइलेंट वैली के लिए क्या काम करवाया, पक्षियों को कैसे सुरक्षा मिली, ये इस पाठ से एक अलग विषय है बच्चों। वो एक अलग मुद्दा ही है, उसका अलग से हम कभी जिक्र कर लेंगे। लेकिन फिलहाल इस पाठ में सालिम अली के बारे में आगे क्या लिखा गया है, आइए उसे जानते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। आज सालिम अली नहीं है। जी हाँ बच्चों, आज सालिम अली नहीं है। सालिम अली 100 साल से कुछ ही दिन पहले, उम्र उनकी 100 साल तक हो रही थी और तभी उनकी मृत्यु हो गई। सालिम अली नहीं है और चौधरी साहब भी नहीं है, और नहीं चौधरी साहब जैसा अब कोई है, और नहीं सालिम अली जैसा अब कोई है। कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? अब कौन बचा है जो इस मिट्टी पर एक नया भारत रचने का संकल्प लेगा? अब कौन बचा है जो प्रकृति को बचाकर एक हरा भरा और खूबसूरत भारत बनाने की बात कहेगा? अब तो कुछ ऐसा दिखता नहीं है बच्चों। अब तो लगातार पेड़ कट रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, कोयले खोदे जा रहे हैं, पहाड़ उखाड़े जा रहे हैं, खनिज निकाले जा रहे हैं, जो कुछ है उसे तहस नहस किया जा रहा है, बड़े बांध बनाए जा रहे हैं, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट किया जा रहा है। अब बचा क्या है? अब समय बदल गया है बच्चों। अब न तो चौधरी चरण सिंह रहे और न सालिम अली जैसे लोग रहे। तो वही बात जाबिर हुसैन को खटकती है और वो लिखते हैं कि आज सालिम नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? अब कौन है जो बर्फीले लद्दाख और हिमालय क्षेत्रों में उड़ने वाले पक्षियों का पक्ष लेगा, उनकी बात कहेगा? अब तो कोई नहीं है। और न सिर्फ हिमालय और लद्दाख बल्कि इस दुनिया में या हमारे देश में ही पक्षियों की वकालत कौन करेगा? पक्षियों की बात कौन रखेगा? हम तो पक्षियों को हटा रहे हैं, हम पक्षियों को भगा रहे हैं।
हम जानवरों को इतना ज़्यादा मार रहे हैं। आप अपने सरगुजा का उदाहरण ले लीजिए, आप अखबार पढ़ते होंगे, कितने सारे हाथी मारे गए पिछले कुछ महीनों में, आप देख लीजिए। जबकि हमने पूरा एक पर्यावरण मंत्रालय बना रखा है, और तब भी जब हम पर्यावरण को बचाने की बात करते हैं तो निराशा ही हाथ लगती है बच्चों। इसलिए जाबिर हुसैन साहब चिंतित हैं कि अब तो सालिम भी नहीं है और चौधरी साहब भी नहीं है। तो आगे बढ़े बच्चों। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ अ स्पैरो। फॉल ऑफ अ स्पैरो, सालिम अली की आत्मकथा का नाम था फॉल ऑफ अ स्पैरो, एक चिड़िया का मरना। क्यों रखा था उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम? बच्चों यहाँ पर प्रश्न उठता है, ढेर सारे प्रश्न उठते हैं। अभी मैं प्रश्नों पे बात नहीं किया, जब मैं प्रश्न और अभ्यास पर बात करूंगा तो बताऊंगा आपको। फिलहाल ये लिख लें कि वहाँ से प्रश्न उठ सकता है कि सालिम अली की जीवन संगिनी का क्या नाम था, उन्होंने सालिम अली को किस तरह सहयोग दिया, वह कौन थी, है ना। फिर सालिम अली चौधरी चरण सिंह जी से क्यों मिले, चौधरी चरण सिंह जी का व्यवहार कैसा था सालिम अली के प्रति। फिर अब सालिम अली और चौधरी चरण सिंह जी नहीं हैं तो उनके न रहने से प्रकृति पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। सालिम अली की आत्मकथा का क्या नाम है, फॉल ऑफ अ स्पैरो, है ना। तो ये सारे सवालात उठते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया, अब जाबिर हुसैन साहब को एक कहानी याद आ गई। देखिएगा, D.H. लॉरेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और सालिम अली की बात करते करते D.H. लॉरेंस की बात क्यों करने लगे, इस पर अभी हम आएंगे। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा तो आपको समझ में आ जाएगा कि सालिम अली की बात करते करते अचानक D.H. लॉरेंस की बात क्यों आ गई। D.H. लॉरेंस बहुत बड़े पर्यावरणविद थे और पक्षियों से प्रेम करते थे, और पक्षी उनसे प्रेम करते थे। कहा तो ये भी जाता है कि लॉरेंस पक्षियों की भाषा तक जानते थे। खैर, मैं पढ़ता हूं, आप सुनिए। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ अ स्पैरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया था कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। लॉरेंस का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि लॉरेंस जब मरे थे तो उनकी पत्नी जो है फ्रीडा, है ना। यहाँ से भी प्रश्न उठता है कि D.H. लॉरेंस की पत्नी का क्या नाम था, और जब उनसे लोगों ने लॉरेंस का जीवनी लिखने के लिए कहा था, लॉरेंस की जीवनी, तो उन्होंने क्या कहा था। लोगों ने जब फ्रीडा से कहा कि आप लॉरेंस के बारे में कुछ लिखिए, तो फ्रीडा ने, जानते हो बच्चों, क्या जवाब दिया था। फ्रीडा ने कहा था कि मैं तो लॉरेंस के बारे में कुछ जानती ही नहीं हूं कि लिखूं, मुझसे ज्यादा तो लॉरेंस के बारे में वो पक्षी जानते हैं जो मेरे छत पे आते हैं, क्योंकि लॉरेंस अपना ज्यादा समय तो उन पक्षियों के साथ ही बिताते थे। तो अगर लॉरेंस के बारे में कुछ जानना है तो मुझसे नहीं, उन पक्षियों से जाकर के पूछो। सोचो तो कितनी बड़ी बात है, लॉरेंस के बारे में उनकी पत्नी कह रही हैं। इतना बड़ा पक्षी प्रेमी कि उनकी पत्नी कह रही हैं कि अगर लॉरेंस के बारे में कुछ जानना हो तो पक्षियों से बात करो। ये कम बड़ी बात है। उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थीं, बिल्कुल लिख सकती थीं। फ्रीडा उनकी पत्नी थीं और वो बहुत सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थीं, बल्कि सबसे ज़्यादा तो वही जानती थीं। लेकिन फिर भी फ्रीडा क्या कहती हैं, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। फ्रीडा कहती है कि मुझसे ज़्यादा जानती है वो गौरैया जो छत पर रहती है। सचमुच लॉरेंस बहुत खुले हुए और सीधे सादे व्यक्ति थे, इतने सीधे और मीठे और सरल थे कि पक्षी तक भी उनसे डरते नहीं थे। उनके पास आ जाते थे, कंधों पर, सर पर, हाथ पर, कहीं भी बैठ जाते थे और घंटों बैठे रहते थे।
आज आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में मुझे बता सकते हैं जिनसे पक्षी भी न डरे? हम तो और लोगों को डराना चाहते हैं कि ओ मैं कितना बड़ा तोपचंद, है ना। लेकिन एक व्यक्ति इतना सरल और सादा है, इतना बड़ा संत है कि उससे पक्षी तक नहीं डरते। सोचो कितना महान व्यक्ति होगा वो, है ना। तो वही फ्रीडा कहती हैं कि वो बहुत ही खुला खुला सीधा सादा व्यक्ति था लॉरेंस। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो। बिल्कुल मुमकिन है कि लॉरेंस मेरी हड्डियों में समाया हुआ है। निश्चित रूप से फ्रीडा उनकी पत्नी थी और लॉरेंस तो उनके शरीर के रग रग में है ना। तो कहती हैं कि लॉरेंस तो मेरी रगों में समाया हुआ है, मेरी हड्डियों में समाया हुआ है, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मेरे लिए कितना कठिन है कि मैं लॉरेंस के बारे में कुछ बोल सकूं। लॉरेंस मेरे जीवन में समाये हुए हैं। लॉरेंस मेरी नसों में खून बनकर बह रहे हैं, मेरी हड्डियों में समाये हुए हैं, लेकिन फिर भी लॉरेंस को मैं जितना जानती हूँ उसे बता नहीं सकती। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं लॉरेंस के बारे में बताऊं। अगर जानना ही है तो पक्षियों से बात करो, पक्षी तुम्हें बताएंगे कि लॉरेंस क्या थे। अब सोचो बच्चों कि ये जो एक स्तर है व्यक्ति का, इतना महान बन जाना, इतना बड़ा बन जाना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उनके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। और फिर फ्रीडा कहती हैं कि न सिर्फ लॉरेंस के बारे में, बल्कि छत पर वो जो गौरैया बैठी है ना, वो मेरे बारे में भी मुझसे ज़्यादा जानती है। मतलब फ्रीडा भी कहीं न कहीं लॉरेंस का प्रभाव फ्रीडा पर है, और फ्रीडा भी प्रकृति से उतनी ही जुड़ी हुई दिखती हैं, क्योंकि वो भी पक्षियों की बात कर रही हैं और कह रहे हैं कि वो पक्षी मेरे बारे में मुझसे ज़्यादा जानता है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। क्या अर्थ हुआ बच्चों इसका? जटिल प्राणियों के लिए, जटिल प्राणी कौन? मनुष्य। मनुष्य जटिल क्यों है? क्योंकि मनुष्य को समझ पाना बहुत मुश्किल है बच्चों। वह मनुष्य जिसके बारे में आप कुछ और सोच रहे हैं वो होता कुछ और है। इसीलिए जाबिर हुसैन कहते हैं कि मनुष्य एक जटिल प्राणी है। आप अपने घर में कोई जानवर पाल लीजिए, 3-4 जानवर पालते हैं आप, तो आप बता सकते हैं कि इस जानवर का ये स्वभाव है, इस जानवर का ये स्वभाव है, इस जानवर का ये स्वभाव है, और आप बिल्कुल 100% एकदम विश्वास के साथ बता सकते हैं कि जानवरों का क्या स्वभाव है। लेकिन एक मनुष्य के बारे में आप नहीं बता सकते। वह मनुष्य आज कुछ और आचरण करेगा और कल कुछ और आचरण करेगा। इसीलिए जाबिर हुसैन साहब मनुष्य को एक जटिल प्राणी मानते हैं और कहते हैं कि इन्हीं जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली की तरह रहेंगे। ये जो जटिल मनुष्य है वो सालिम अली को कभी नहीं समझ सकता। मैं, आप और हमारे जैसे सामान्य लोग इस महान व्यक्ति को बिल्कुल नहीं समझ सकते, क्योंकि महान व्यक्तियों को समझने के लिए बच्चों आपकी समझ भी बहुत ऊंची होनी चाहिए। जब आप किसी महान व्यक्ति को समझना चाहते हैं तो आप अपनी सामान्य समझ के आधार पर उस महान व्यक्ति को नहीं समझ सकते। इसलिए सालिम अली जो है वो दुनिया के लोगों के लिए एक पहेली की तरह है। कोई उन्हें समझ नहीं पाएगा। लोग उन्हें यही सोचेंगे कि ये व्यक्ति दूरबीन लगा के और पक्षियों को देखने जाता है और देख के चला आता है। इसीलिए जाबिर कह रहे हैं कि जटिल प्राणियों के लिए सालिम हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली, बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के रास्तों पर ले जाती रही। क्या मतलब हुआ इसका?
सालिम बहुत छोटे थे तो उनके पिता ने उन्हें एक एयर गन बंदूक ला कर दिया था बच्चों। सालिम को बंदूकें चलाने का बहुत शौक़ था, तो उन्होंने पिता से कहा कि पिताजी मेरे लिए एक एयर गन ला दीजिए। तो सालिम के पिता ने सालिम के लिए एक एयर गन ला दिया। सालिम निशाना लगाते थे। एक दिन एक नीले कंठ की गौरैया, जिसे हम नीलकंठ कहते हैं, है ना, नीला कंठ होता है उसका, वह सामने बैठी हुई थी तार पर। तो सालिम को पता नहीं क्या सूझा, उसकी तरफ बंदूक घुमा के और गौरैया को छर्रा लग गया और गौरैया तड़पते हुए नीचे गिर पड़ी, लहूलुहान। सालिम बच्चे थे। सालिम को लगा अरे बाप रे, ये मैंने क्या कर दिया। सालिम दौड़े दौड़े उसके पास गए और सालिम उस गौरैया की स्थिति को देखकर रोने लगे। ओह, मैंने ये क्या कर दिया। उन्होंने बंदूक को किनारे रख दिया, उस गौरैया के पास घंटों रोते रहे और उसके बाद उस गौरैया को यथास्थान उन्होंने रखा, जो भी किया उसका। उसके बाद उन्होंने जीवन में एक संकल्प लिया कि मैं आज के बाद किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और सारी ज़िंदगी पक्षियों की हिफाजत करूंगा, सुरक्षा करूंगा। वो सालिम अली उस दिन से आज का सालिम अली बन गया, या उस दिशा पर चलना शुरू कर दिया। वह बालक सालिम अली इतना बड़ा पक्षी विज्ञानी बना, इतना बड़ा पक्षी प्रेमी बना कि दुनिया उन्हें सलाम करती है। तो जीवन की कभी कोई घटना, कई घटनाएं ऐसी होती हैं बच्चों जो हम नहीं जानते हैं कि हमें किस रास्ते पर जाना है, और वह घटना हमें उस ओर मोड़ देती है और हम सदा दिन के लिए उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाहता हूँ? अच्छे से समझ में आ रहा है ना मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को बच्चों? तो सालिम के जीवन पर इस घटना ने बहुत बड़ा प्रभाव डाला। देखिए, नीले कंठ की वह गौरैया सारी ज़िंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। फिर अब सालिम का खोज शुरू हो गया वहाँ से, कभी इस जंगल, कभी उस जंगल, कभी लद्दाख, कभी हिमालय, कभी साइलेंट वैली, कभी रेगिस्तान, तो कभी कहीं तो कभी कहीं। अब उनका रास्ता शुरू हो गया। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। उनका जो विश्वास था ऊंचाइयों पर, चाहे वो जिंदगी की ऊंचाइयां हों, चाहे वो उपलब्धियां हों, उनका जो विश्वास था कि मुझे ऊंचा जाना है, मुझे आगे बढ़ना है, उससे वो एक पल के लिए भी नहीं डिगे बच्चों। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। अब देखिए, अब पता लगा कि जाबिर हुसैन साहब ने अचानक लॉरेंस की बात क्यों की। बच्चों, जाबिर हुसैन ये समझाना चाहते थे आपको कि देखिए लॉरेंस कौन थे। लॉरेंस एक बहुत बड़े पक्षी वैज्ञानिक, पर्यावरणविद और बहुत बड़े संत कोमल हृदय के व्यक्ति, और एक तरफ आप सालिम अली के बारे में पढ़ रहे हैं। और अभी उन्होंने ये कहा कि सालिम अली लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक जिंदगी। तो जिस तरह लॉरेंस प्राकृतिक जिंदगी का एक प्रतिरूप, प्रतिरूप मतलब क्या होता है बच्चों? प्रतिरूप मतलब वैसा ही एक रूप, माने प्रकृति जैसा ही बन जाना। तो प्रकृति के प्रतिरूप बन गए थे लॉरेंस। उसी तरह सालिम अली भी प्रकृति के प्रतिरूप बन गए थे। जिस तरह D.H. लॉरेंस प्रकृति के प्रतिरूप बन गए थे, उसी तरह सालिम अली लॉरेंस की तरह ही प्रकृति का एक रूप बन गए थे। मतलब कि जब आप प्रकृति की बात करेंगे तो आपको D.H. लॉरेंस की बात करनी ही है, आपको सालिम की बात करनी ही है। बिना सालिम और लॉरेंस की बात किए आप प्रकृति की बात पूरी कर ही नहीं सकते। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा है समझ में? थोड़ा सा हो सकता है कि बच्चों आपको समझने में परेशानी हो, लेकिन यदि आप इस पाठ को एक दो बार अपने से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आ रहा है कि नहीं समझ में जो मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को? चलिए ठीक है। अब देखिए जो अंतिम पैराग्राफ है उसमें क्या कहा जा रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त है, इसे ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से 2-3 प्रश्न बने हैं, आपके प्रश्न और अभ्यास में भी प्रश्न हैं, तो इसे आप समझिए। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में
एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। इस पंक्ति को ध्यान से सुनिए, समझा रहा हूँ इसका क्या अर्थ होता है। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनकर उभरने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। मतलब कि सालिम अली टापू नहीं थे, सागर थे। टापू जानते हैं किसे कहा जाता है बच्चों? समुद्र के बीच में एक पहाड़ जो है वो बाहर निकल जाता है, उसके ऊपर लोग रहना शुरू कर देते हैं, उसे कहते हैं टापू। चारों ओर से समुद्र से घिरा रहता है, राउंड ऐसा गोल, बीच में वो ऊपर ऐसा उसकी चोटी निकली रहती है, उस पर लोग रहते हैं। छोटे छोटे द्वीप हैं जिस पर छोटे छोटे देश बने हुए हैं, वह सब टापू ही हैं बच्चों। तो सालिम अली ज्ञान के टापू नहीं थे, टापू तो छोटा हो जाता है। सालिम अली ज्ञान के समंदर बन के उभरे थे, मतलब उनका ज्ञान अथाह था, उनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं थी। वो जब प्रकृति पर बात करने लगते थे तो लगता था कि दिनों दिन बोलते जाएंगे, समय कम पड़ जाएगा, बातें कम नहीं पड़ेंगी, इतना ज्ञान था उनके पास। ठीक ना? तो ये पहली लाइन का अर्थ यही हुआ कि सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। अब आगे देखिए, जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं। क्या होता है भ्रमणशील स्वभाव का मतलब और यायावरी का मतलब? देखिए, भ्रमणशील होना मतलब घूमना फिरना। जो लोग घूमते फिरते हैं उन्हें भ्रमणशील कहते हैं, चाहे वह किसी काम के लिए घूमे या यूं ही घूमे। घूमने फिरने वाले व्यक्ति को हम भ्रमणशील व्यक्ति कहते हैं। और यायावरी किसे कहते हैं? यायावर व्यक्ति वह होता है बच्चों जो अपना सामान लेकर इधर से उधर यात्राएं करता रहता है, एक जगह पर ठहरता नहीं है। ठीक है, अब इस पंक्ति को देखिए, जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और यायावरी स्वभाव से परिचित थे। किसके? सालिम अली के। जो लोग सालिम अली के घुमक्कड़ स्वभाव से परिचित थे, तो क्या वो बिना बात का घूमते थे? नहीं, भटकते रहते थे पक्षियों की खोज में, इस जंगल से उस जंगल, उस जंगल से निकले तो इस जंगल, हिमालय से निकले तो दक्षिण भारत चले गए, दक्षिण भारत से निकले तो पश्चिम भारत चले गए, पश्चिम भारत से निकले तो पूर्वी भारत चले गए, रेगिस्तान चले गए, साइलेंट वैली चले गए, हर जगह शोध कर रहे हैं। तो जो लोग सालिम अली के इस व्यक्तित्व को, इस नेचर को जानते थे, वो लोग क्या कहते हैं? उन्हें महसूस होता है, उन लोगों को महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। मतलब कि शुरू में जाइए एकदम, मैंने आपको बताया था कि सालिम अली की शव यात्रा निकली है। तो जो लोग सालिम अली के इस घूमने वाले स्वभाव से परिचित थे बच्चों, वे यह मानने को तैयार नहीं थे कि सालिम अली की मृत्यु हो गई है। वे लोग यह मानते हैं कि सालिम अली मरे नहीं हैं, वह तो घुमक्कड़ स्वभाव के थे, इसलिए कहीं घूमने गए हैं, मरे नहीं हैं। या तो वे किसी जंगल में गए हैं या तो फिर किसी बड़े पक्षी वैज्ञानिक से चर्चा करने गए हैं। वे कहीं गए हैं, मरे नहीं हैं। इसीलिए जाबिर हुसैन ये बात लिख रहे हैं कि उन्हें, जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों की सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। और न सिर्फ वो गए हैं, बल्कि आप इंतज़ार करिए, थोड़े ही देर बाद वह जंगल से लौट आएंगे। और ऐसे नहीं लौटेंगे, खोजपूर्ण नतीजों के साथ, मतलब कुछ रिसर्च करके, कुछ रिजल्ट लेकर के, कुछ परिणाम लेकर के, शोध करके वो जंगल से बाहर आ जाएंगे। और हमेशा की तरह उनके गले में एक लंबी सी दूरबीन लटकती रहेगी जिसमें वो यूं करके पक्षियों को देखा करते थे।
तो जो लोग उन्हें जानते हैं, उनके स्वभाव के बारे में जानते हैं, उनके स्वभाव से परिचित हैं, वो ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि सालिम अली मर गए हैं, बल्कि वो ये कहते हैं कि सालिम अली इस दुनिया को छोड़ के नहीं गए हैं, समाज को थोड़ी देर के लिए छोड़ के जंगलों में चले गए हैं, वहाँ वो अभी खोज करते होंगे, वहाँ से वो लौटेंगे, और जब तक वो लौटते हैं हम लोग प्रतीक्षा करते हैं। अब अंत की 2 लाइनें देखिए। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? चलिए बच्चों, आपसे सवाल है कि जब तक सालिम अली नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? गया हुआ मान लिया जाए कि मरा हुआ मान लिया जाए? चलिए आप मुझे बताइए। भाई आप मुझसे पूछेंगे कि सर आप क्या मानते हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि उन्हें मैं गया हुआ मान लेता हूँ। मैं ये मान लेता हूँ कि सालिम अली मरे नहीं हैं, सालिम अली जंगलों में गए हैं। सालिम अली कहीं नहीं गए हैं, जंगल में गए हैं। और आइए हम इंतज़ार करते हैं, अपना काम करते हैं हम लोग, किसी न किसी दिन सालिम अली जंगल से निकल करके आ जाएंगे। इसलिए मैं उन्हें मरा हुआ नहीं, गया हुआ मानता हूँ। और अंतिम पंक्ति देखिए बच्चों, मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना। जाबिर हुसैन कहते हैं कि मेरी आंखों में आंसू हैं सालिम को याद करते हुए, ऐ सालिम मेरे दोस्त तुम आओगे ना। इसी सवाल के साथ उन्होंने इस पाठ को बंद कर दिया। तो बच्चों, ये जो एक पाठ आपने सुना, मुझसे सुना, मैंने कोशिश की कि मैं इसका अर्थ आपको समझाऊं। मुझे लगता है कि आप इसे अच्छे से समझे होंगे, और आप समझे होंगे तो आपको लगा होगा बच्चों कि जीवन में सब कुछ दौलत कमा कर रख लेना नहीं होता है। अपना जीवन हम किसी के लिए समर्पित करते हैं, और त्याग की भावना अगर हमारे भीतर है तो हम दुनिया में बहुत आगे निकल जाते हैं, और हमारे न रहने पर भी दुनिया हमें याद करती है। आप देखिए, बहुत सारे धनवान लोग दुनिया में आए और चले गए, लेकिन क्या सालिम दोबारा जन्म ले सकते हैं? क्या सालिम इस दुनिया में सिर्फ एक नहीं है? सिर्फ एक है। क्या D.H. लॉरेंस दोबारा कोई D.H. लॉरेंस हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। ज्ञान हमें महान बनाता है, ज्ञान व्यक्ति को आगे लेकर जाता है। और आप सभी ज्ञान अर्जन करने की इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं। खूब आराम से पढ़िए बच्चों, समय का सदुपयोग करिए, है ना, मन लगा के पढ़िए। और आपको पाठ कैसा लगा नीचे कमेंट में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा, छोड़ के मत जाइएगा। कल आप लोगों ने कमेंट किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे खूब अच्छा लगा कि बच्चे कमेंट कर रहे हैं, मेरी बात मान रहे हैं। नीचे कमेंट करिए। आप सब इस क्लास में रहे, आप सबका बहुत 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 धन्यवाद।